बहू, अरे ओ बहू कहाँ मर गई। लगता है तुम्हारा दिमाग अब ठिकाने पर नहीं है। जब तू इस घर की बहू बनकर आई थी तो सारे काम कितने आराम से करती थी, लेकिन जब से तूने राज को जन्म दिया है बहुत ही कामचोर हो गई है। तुझे क्या लगता है तू कहीं की महारानी हो गई है? मैंने भी 3-3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारी तरह 8 बजे सोकर नहीं उठती थी। सलोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पापा खेती करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, या फिर ये कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। इसीलिए सलोनी के मम्मी पापा ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि सलोनी अब 20 साल की हो चुकी थी। सलोनी बहुत ही सुंदर, संस्कारी, सुशील लड़की थी। उसको घर के काम बहुत अच्छी तरह से आते थे। सलोनी की शादी तय हो जाती है, इसीलिए उसकी मम्मी परेशान होने लगी थी, क्योंकि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। सलोनी ने अपना पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। सलोनी के मम्मी पापा बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी, उनको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर सलोनी में कोई कमी है तो वो है पढ़ाई लिखाई को लेकर। उसने सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई की थी, इसीलिए गांव में सब उसे अनपढ़ गंवार कहकर बुलाते थे। सलोनी पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत चलता था। जो भी उससे मिलता था उसका और उसकी बातों का दीवाना हो जाता था। सलोनी की सासू माँ ने उसको एक बर्थडे पार्टी में देखा था। बस उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि अगर कोई उनके घर की बहू बनेगी तो वो सलोनी बनेगी। दरअसल सलोनी की सासू माँ नीलम जी की सहेली नम्रता सलोनी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए नम्रता ने सलोनी के बारे में उनको सब कुछ बता दिया था कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने घर को संभाल रही है। नीलम जी को यही तो चाहिए था कि उनकी बहू घर पर रहे और पूरा घर संभाले, क्योंकि नीलम जी का मानना था कि अब वो काम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। अब उनकी बड़ी बहू आए और पूरे घर को संभाल ले। बस फिर क्या था, उन्होंने नम्रता के हाथ से सलोनी के घर पर उसका रिश्ता भेज दिया। सलोनी के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिल जाएगा। इस तरह से दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और फिर सलोनी और राहुल का रिश्ता तय हो जाता है। सोनाली के ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सलोनी के ससुराल में उसका पति राहुल, सास ससुर, एक ननद और एक छोटा देवर है। देखा जाए तो उसका ससुराल भरा पूरा है। देवर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है और नंद घर पर रहती है। नीलम जी ने अपनी बहू सनोली का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करवाया। नीलम जी ने मुंह दिखाई में अपनी बहू को सोने का हार दिया था। ये हार नीलम जी को उनकी सासू माँ ने दिया था। नीलम जी की बहन राधिका भी आई हुई थी। मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद ज़्यादातर लोग चले गए थे। धीरे धीरे करके 1 हफ्ता गुजर गया। राहुल तो सलोनी का व्यवहार देखकर बहुत खुश था। सलोनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे राहुल को कोई मतलब नहीं था। जो भी आता था सलोनी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था, और उसकी तारीफ सुनकर नीलम जी बहुत खुश हो जाती थी और सबसे कहती, आखिर पसंद किसकी है? तो सलोनी के ससुर रामशंकर जी कहते, हाँ भाई, हम सब जानते हैं तुम्हारी पसंद है, तो बहू तो अच्छी होगी ही। सब खिलखिलाकर हंसने लगते थे, लेकिन सलोनी शर्मा कर वहाँ से चली जाती थी। सलोनी की ननद उसका ध्यान रखती थी। वो पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए सलोनी उसे काम के लिए नहीं कहती थी। सारा काम अकेले सलोनी कर लेती थी। सलोनी सबकी बहुत ही चहेती बन गई थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे। इसी बीच सलोनी की ननद की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली गई। सलोनी ने अपनी ननद की शादी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। सलोनी के देवर ने उसे कहा, भाभी, हमारा परिवार बहुत ही भाग्यशाली है जो आप हमारे घर में आई। अपने लिए देवरानी भी बिल्कुल अपनी तरह ढूंढ कर लाना। अच्छा देवर जी,
लगता है बड़ी जल्दी है आपको शादी की। सलोनी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। 2 दिनों के बाद सलोनी का देवर वापस अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। सब कुछ वापस अपने सामान्य तरीके से चलने लगा था। नीलम जी अपने ऑर्डर फरमाती रहती और सलोनी उनको पूरा करती। एक दिन अचानक सलोनी की तबीयत खराब हो गई तो राहुल उनको हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पर पता चला कि सलोनी माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। घर आकर राहुल ने ये खुशखबरी अपने मम्मी पापा को बताई कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। घर में खुशियों का माहौल हो गया। नीलम जी अभी भी अपनी महारानी वाली जिंदगी जी रही थी और सलोनी घर का सारा काम करती थी। सलोनी की प्रेगनेंसी को 7 महीने हो गए थे, इसीलिए अब उसे काम करने में दिक्कत होने लगी। और फिर यही से आया सलोनी की जिंदगी में एक नया मोड़। कहते हैं सास को बहू तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो घर के सारे काम बिना कहे कर डालती है। जिस दिन अगर बहू ने एक काम भी नहीं किया तो फिर समझ लो उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यही अब सलोनी के साथ होने वाला था। धीरे धीरे करके किसी तरह सलोनी घर का काम करती थी और कुछ काम नीलम जी भी कर लेती। काम करने के साथ साथ नीलम जी सलोनी को बातें भी सुना दिया करती थी, लेकिन सलोनी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। राम शंकर जी घर पर ही रहते थे, उनके भी अलग से ऑर्डर चलते रहते थे, जिसे अब नीलम जी को पूरा करना होता था। यहाँ तक कि राहुल भी अपने छोटे मोटे काम नहीं करता था और इनमें सबका नतीजा ये हुआ कि सास बहू में कटर पटर होने लगी। खैर सलोनी तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन नीलम जी सुना दिया करती थी, क्योंकि सलोनी उनकी अवस्था को समझती थी कि बुढ़ापे में उनसे काम नहीं होता, इसीलिए वो तिलमिला जाती हैं। अब नीलम जी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्दी से बच्चा हो जाए और घर की सारी जिम्मेदारी सलोनी फिर से संभाल ले। लेकिन उनको क्या पता कि बच्चा होने के बाद सलोनी के ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इसी तरह करके धीरे धीरे 9 महीने गुजर गए। सलोनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राज। राज से मिलने के लिए उसके नाना नानी बुआ फूफा सब आए थे। नाना नानी सुबह आए शाम तक चले गए और बुआ कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। ननद के रुक जाने से सलोनी को बहुत आराम हो गया था, क्योंकि वो राज को संभाल लेती थी। लगभग 15 दिनों के बाद सलोनी की ननद वापस अपनी ससुराल चली गई और सलोनी भी अब ठीक हो गई थी, इसीलिए उसने घर का काम भी शुरू कर दिया था। 5-6 महीने सब ठीक ठाक रहा, फिर उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। राज अब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था और कोई राज को संभालता नहीं था, इसीलिए सलोनी को अब राज को भी समय देना होता था। बच्चा होने के बाद भी सलोनी और राहुल के प्यार में कोई कमी नहीं थी। राहुल सलोनी से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। वो बस सिर्फ अपने ऑफिस का काम करता और किसी चीज़ में उसको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ऑफिस से आता तो थोड़ी देर राज के साथ खेलता। जब शरीर थकने लगता है तब जिंदगी को और भी मजबूती से पकड़ने की इच्छा बलवती हो जाती है। जवानी में जिंदगी एक खेल ही तो लगती है, पर बढ़ती उम्र बहुत कुछ सिखा देती है। आज घुटने में दर्द होने के बावजूद भी नीलम जी चाय बनाने जा रही थी और साथ में बड़बड़ा भी रही थी, अरे बहू ओ बहू कहाँ मर गई। लगता है तुम्हारा दिमाग अब ठिकाने पर नहीं है। जब तू इस घर की बहू बनकर आई थी तो सारे काम कितने आराम से करती थी, लेकिन जब से तूने राज को जन्म दिया बहुत ही कामचोर हो गई है। तुझे क्या लगता है तू कहीं की महारानी हो गई है? मैंने भी 3-3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारी तरह 8 बजे सोकर नहीं उठती थी। आज तो मुझ तुझे चाय बना कर दे रही हूँ, अब कल से खुद बना लिया करना। मैं कह देती हूँ, मुझसे अब इस उम्र में सुबह उठकर इतना काम नहीं होगा। नीलम जी ने कुछ जोर से कहा था ताकि सलोनी भी सुन ले, पर सलोनी तो गहरी नींद में सो रही थी। हाँ, माँ की तीखी आवाज़ सुनकर राहुल जरूर सकपका गया था और उसने कहा, तुम क्यों चाय बना रही हो माँ?
सलोनी कहाँ है? तुम आराम करो, मैं देखता हूँ कि सलोनी क्या कर रही है। अरे वो क्या कर रही होगी, बस सो रही होगी टांगे फैलाकर। इससे ज़्यादा तुम्हारी पत्नी से क्या होता है? एक बच्चा क्या हो गया, उसके तो चाल ढाल ही बदल गए। अब उन्होंने थोड़ा और जोर से कहा तो उनकी आवाज़ सलोनी के कान तक भी पहुंच गई। आज नीलम जी सुबह से ही बहुत गुस्से में लग रही थी। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज माँ जी को क्या हुआ है। अरे हमने भी तो बच्चे जने हैं, हमें भी बच्चे हुए हैं, वो भी एक नहीं तीन तीन। पर कभी भी इतनी देर तक ना इतना आराम फरमाया और ना ही कभी अपनी सास से काम करवाया। पर इन महारानी से ना तो अपना बच्चा संभलता है और ना ही पति। बस दिन भर पलंग ही तो तोड़ती रहती हैं। हद हो गई आलसपने की। नीलम जी की तेज बड़बड़ाहट से सलोनी की नींद खुली तो हड़बड़ाकर उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। ओ 7:30 बज गए। आज मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई, सलोनी बड़बड़ाई। बगल में देखा तो राज सो रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर उस पर अनायास ही सलोनी को प्यार आ गया। जनाब ने सारी रात अपनी माँ को जगाए रखा और अब देखो तो कैसी लंबी तान कर सो रहे हैं। सोचकर जैसे तैसे बिखरे बालों को लपेटा और सर पर दुपट्टा डालकर फटाफट ब्रश करके रसोई में पहुंची। तब तक उसकी सास चाय बना चुकी थी और राहुल को पकड़ा रही थी। सलोनी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी सास से एक कप चाय खुद के लिए मांग ले। इधर बाबूजी भी शहर से लौट आए थे और अब तक उन्हें भी अपनी फेवरेट मसाला चाय की तलब जोरों से लग चुकी थी। सलोनी बाबूजी के लिए दूसरे बर्तन में पानी चढ़ाकर अदरक कूट ही रही थी कि अचानक आग्नेय नेत्रों से उसे घूरते हुए नीलम जी नाटकीय मुद्रा में बोली, बस अब रहने दो, बहुत हो चुका। मैं समझ गई हूँ कि चाहे बहू घर में हो या ना हो, अब इस बुढ़ापे में मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। माँ जी आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं तो अभी आ ही रही थी। वो तो राज रात में बहुत देर तक जागता रहा था, इसीलिए सुबह जाकर मेरी आंख लगी थी। अब तुम कब आती, जब मैं दोपहर का खाना बना लेती तब। देखो तो सुबह के 8 बजने को आए। हमने भी अपने ज़माने में ये दिन देखे हैं। बच्चों को पालते हुए घर संभाला है। मजाल है कभी जो किसी ने देर तक सोने दिया हो। माँ जी मैं तो, अब तुम कुछ मत बोलो बहू। मैं सोचती हूँ कि अब कब फिर से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। बच्चा क्या हो गया, तुम तो अपनी जिम्मेदारी ही भूल गई। अगर मैंने कभी ऐसा किया होता तो मेरी सास मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती। लेकिन तुम्हारे तो ठाठ हैं और तुम्हें कुछ कहने वाला है ही कौन। हमारे समय में सास पर सास, चाची सास सब हुआ करती थी, जो ताने दे देकर हमारी बिल्कुल जान ही निकाल देती थी। पर तुम तो स्वतंत्र हो, एकदम आज़ाद। तुम्हें कौन क्या कह सकता है। बोलकर नीलम जी अपनी चाय लेकर चल दी। सुबह सुबह सास से इतना झाड़ खाकर सलोनी का चेहरा एकदम रुआ सा हो गया और मन किया कि कहीं जाकर खूब जोर से रोए या सास को खूब सारा सुना दे। पर सलोनी किसी तरह मन को मारकर रसोई में काम करने में लग गई। उसे पता था अगर उसने अभी एक शब्द भी कहा तब नीलम जी उसके पूरे खानदान को उकट कर रख देंगी। और इतना ही नहीं, वो उसकी माँ को भी ताने देने से नहीं चूकेंगी। दरअसल सलोनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लगभग हर काम में आगे रहती थी और इस घर में आने के बाद उसमें काफ़ी परिवर्तन भी किए थे, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की थी। हरदम एक्टिव और काम के लिए तत्पर रहने वाली सलोनी तो अभी कुछ महीनों से बिल्कुल थकी थकी और अलसाई सी रहने लगी थी। जब से राज हुआ था उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी की देखभाल में चला जाता। सलोनी की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी तो पहले की तरह काम भी नहीं हो पाता था, इसीलिए तो घर की व्यवस्था चरमरा गई थी। राज के आ जाने के बाद काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो नीलम जी को भी गाये बगाए घर का काम करना पड़ जाता था और नीलम जी घर का काम बिल्कुल करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी खींच उठती थी। कभी कभी रसोई का काम भी करना पड़ जाता, जिस वजह से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। उन्हें लगता था कि उनके ज़माने में ना तो इतनी सुविधाएं थी और ना ही उन्हें इतना तवज्जो दिया जाता था। बड़ा सा संयुक्त परिवार था,
घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही रहती थी। इतना ही नहीं, सबकी बातें भी तो सुननी पड़ती थी। सिर्फ रात में ही पति के साथ कुछ एकांत के पल मिलते, उनमें वो शिकायत करती या प्रेम के पल बिताती। तो ऐसा था उनका बहू का सफ़र, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके कष्ट उनके पति आधी जिंदगी तक तो जान ही नहीं पाए थे, और जब तक जान पाए तब तक बच्चे बड़े हो गए थे, और अब तो बहू भी आ गई थी। एक समय था जब राम शंकर जी भी अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में पुरुष पत्नी के साथ बुजुर्गों के सामने ठिठौली नहीं कर पाते थे। कुछ तो आंखों का शर्म व कुछ लिहाज होता था, ऊपर से घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां। ऐसे में राम शंकर जी और नीलम जी साथ के अंतरंग पल को कुछ हंसी मजाक के आदान प्रदान को तरस जाते थे। और फिर उधर नीलम जी भी शुरू में तो चकवा चकवी की तरह एक दूसरे के साथ को तरसती रहती। फिर राहुल, वरुण और सुरुचि के जन्म के बाद तो घर गृहस्थी और बच्चों में ऐसी उलझी कि जब तक होश आया तब तक बच्चे बड़े हो चुके थे। उनके किशन कन्हैया, राम शंकर जी के कनपटी तक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। वैसे राज के आ जाने से उन्हें खुशी तो बहुत हुई थी, पर दादी का पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अब रोमांस क्या ही करती, इसीलिए मन मसोस कर रह जाती थी। और अब जब नीलम जी देखती कि बेटा बहू का ख्याल रख रहा है, या दोनों आपस में रोमांस के लम्हों को तोता मैना बने हुए पूरी दुनिया को भूल बैठे हैं, तो कभी कभी ईर्ष्यालु हो उठती थी। कभी रसोई में बर्तन गिराकर, तो कभी यूं ही किसी से बतियाने का नाटक करके अपनी खीज दिखा दिया करती थी। और थोड़ी देर में जब पति की बाहों से निकलकर सलोनी सामने आ खड़ी होती, तब उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खेल जाती। उन्हें जो नहीं हासिल हुआ वो बहू को भी क्यों मिले, पर अब सलोनी का बेटा उसे बहुत व्यस्त रखता था, तो सलोनी उनके बुलाने पर पहले की तरह दौड़कर नहीं आ पाती थी। तो नीलम जी को घर का काम करना पड़ जाता था। आखिर सलोनी भी क्या करे, 6 महीने का ही तो था राज। इधर राहुल भी व्यस्त रहता था। इन दिनों राहुल अपने बेडरूम में नहीं सोकर बैठक के बगल वाले अपनी बहन सुरुचि के कमरे में सोने लगा था, ताकि उसकी नींद पूरी हो सके और वो रात भर नींद पूरी करके अगले दिन ऑफिस का काम अच्छे से कर सके। सलोनी के मन में ये सवाल उठने लगा था कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती और वो जरा सा देर में सोकर उठती है, तो उसे इतना कुछ सुनाया जाता है। लेकिन राहुल एक पिता है, उसकी भी जिम्मेदारी है राज के प्रति। लेकिन वो अपनी नींद पूरी करने के लिए अलग कमरे में सोता है, ताकि अगले दिन फ्रेश होकर ऑफिस जा सके और काम कर सके। इधर वो पूरे दिन घर की चक्की में पिसती रहती है, रात भर राज को संभालती है। राज भी ऐसा नटखट है कि सुबह सुबह सोता है, बाकी पूरे दिन और रात तक परेशान करता है। सलोनी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो समझती सब कुछ थी। जब सलोनी को थोड़ा समय मिलता भी, तो उस समय राज जाग रहा होता है। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं करती, इसीलिए सलोनी की परेशानी और बढ़ गई है। इधर सास है कि वो अपने समय से और अभी के समय में तुलना कर रही है, उसको ताने देकर उसका जीना हराम किए हुए हैं। बहुत दिनों तक तो ऐसा नहीं चलने वाला था, इसीलिए सलोनी ने सोचा कि वो सास को अपनी बात समझाएगी, ताकि वो भी नाराज ना रहे और घर का माहौल भी शांत रहे पहले की तरह। लेकिन कैसे उसको समझ में नहीं आ रहा था। सलोनी के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अपनी सासू माँ से कहने का समय देख रही थी, और सलोनी को बहुत जल्दी अपनी बात कहने के लिए अच्छा अवसर भी मिल गया। हुआ ये कि छुट्टी के दिन ससुर जी और राहुल दोनों छत पर फूलों के गमले में पानी देने गए थे, और नीलम जी चाय पीते हुए सलोनी को कहने लगी, देखो तो बहू, आज पता नहीं सूरज किधर से उगा है, जो दोनों बाप बेटे छत पर गए हैं और पौधों में पानी दे रहे हैं, वरना इनसे तो किसी भी काम की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तभी तो हम औरतें इतना थक जाती हैं, और ऊपर से दोनों ऐसे जताएंगे जैसे पहाड़ तोड़ कर आए हैं, और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम इनसे 2 गुना काम करें और शिकायत का एक शब्द भी ना कहें। सास के मुंह से ये बात सुनकर सलोनी को एक बार तो यकीन नहीं हुआ
कि सासू माँ आज इतने मीठे स्वर में कैसे बात कर रही हैं। साथ ही सलोनी को आज इस बात को बोलने का अवसर मिला कि इन दिनों राहुल भी तो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इसीलिए उसने भी धीमे स्वर में अपने स्वर को मृदु बनाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कहती हैं माँ जी। जब से राज हुआ है तब से आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हैं। मैं काम की अधिकता से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी थोड़ी मदद करें, लेकिन हमने इन दोनों को तो बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। ना आप बाबूजी को कभी किसी काम के लिए कहती हैं, ना मैं राहुल को कह पाती हूँ। दरअसल इन्हें हम इतना सुकून और आराम देते हैं, लेकिन बदले में हमें और ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये परिवार है, इसमें अगर सब मिलजुल कर काम करें तो ना तो किसी को ज़्यादा थकावट होगी और ना ही किसी को एक दूसरे से ज़्यादा शिकायत होगी। बात तो तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन ये पुरुष हैं, इनसे किसी काम को कहना इनकी तौहीन होती है। घर का काम करने में इनको अपनी हेठी लगती है। मैं तुम्हारे ससुर जी की बात बता दूं, वो सोफे पर लेटे रहेंगे और बगल में पानी रखा रहेगा, लेकिन वो मुझे किसी और कमरे से बुलाकर पानी देने को कहेंगे। वैसे ही राहुल को भी मैं देखती हूँ कि आजकल राज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और सुरची के कमरे में सो रहा है। यूं सास को अपने फेवर में बोलता हुआ देखकर सलोनी की हिम्मत कुछ और बन गई और उसने बड़े ही रहस्य भरे शब्दों में कहा, माँ जी मेरे मन में एक आइडिया है। अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपको बताऊं। मैं क्यों गुस्सा करूंगी, बताओ तो सही। देखिए माँ जी, छोटे मोटे काम के लिए आप बाबूजी को कह सकती हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। जैसे आप कभी उनको कहेंगी कि रात को गोद में ले ले और कुछ देर उसे संभाले तो उन्हें अच्छा लगेगा। कभी जब मैं और आप बाजार चले जाएं और इनके साथ में छोटी सी जिम्मेदारी दे दें तो ये लोग बिना ईगो मन में लाए हमारी मदद कर पाएंगे। कभी रसोई के काम में भी इनकी मदद ली जा सकती है। अरे बहू ना बाबा ना, रसोई का काम तो ये क्या ही करेंगे, उल्टा पूरा किचन उलट पुलट कर गंदा करके रख देंगे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। जरा सुनिए तो मेरी बात। अगर हम इनके हर काम की तारीफ करें और अगर ये रसोई गंदा करके काम करे या चीज़ें फैला दे तब भी गुस्सा ना करे, तब धीरे धीरे उनके मन में भी घर के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आएगी और ये घर का काम करके खुश होंगे। इस तरह हमारी मदद भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इनके ईगो को ठेस भी नहीं लगेगी। सलोनी ने उत्साह की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं थी। बहू तुम सही बोल रही हो, लेकिन कैसे? कुछ उदाहरण तो बताओ कि आखिर तुम अपनी लीला क्या दिखाना चाहती हो। देखो मम्मी जी, जैसे घर के पुरुष सब्जियों को फ्रिज में रख सकते हैं, पानी की बोतलें भरकर रख दिया करें और अपने कपड़े ही अलगनी में सुखा दें और उन्हें तय लगा कर रख दिया करें। ये काम ना तो कठिन है और ना ही इसमें पुरुषों के मन को ठेस पहुंच सकती है। जरा सी इनकी मदद से हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। हमें भी आराम मिलेगा और किसी पर ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा। अरे वाह बहू, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। अभी और तो सुनिए माँ जी। दूसरे, अगर ये घर के काम में अपने आप को संलग्न रखेंगे तो घर में उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी के एहसास से परिवार में एक दूसरे के प्रति और भी लगाव होगा। अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है बहू, कि जब ये लोग हमारे कष्ट समझेंगे तो इनको हमसे सहानुभूति होगी और हमारा काम करके इन्हें खुशी मिलेगी। इतना बोलकर नीलम जी उत्साह से बोली, अरे बहू, कमाल का आइडिया दिया है तुमने। ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब देखना तो ये है कि तुम्हारी लीला काम करती है या नहीं। बहू, आज पहल मैं करती हूँ। अब जब दोनों नीचे आएंगे ना, तब सबसे पहले चाय की मांग करेंगे। तुम चाय बनाने जाना और मैं कहूँगी कि मुझे भी कोई काम है। ये कहते हुए मैं राहुल को राज को पकड़ा दूंगी कि जरा राज को संभालो, तब तक मैं कुछ काम करके आऊँ। इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। अगर तुम बोलोगी राज को संभालने को तो उसको बुरा लग सकता है। जी माँ जी, और मैं बाबूजी को कहूँगी जब तक माँ जी अपना काम करके आती हैं तब तक उनके कुछ कपड़े तय करके रख देते हैं। इससे माँ जी को बहुत ही खुशी होगी। ऐसे ही हमारे छोटे मोटे काम में
वो हमारी मदद भी कर देंगे और सब खुश। अब सास और बहू दोनों मिलकर एक ही बात का अच्छा समाधान सोच रही थी। पहले दोनों समस्या को लेकर रोती रहती थी, अब समाधान व सुझाव देने में दोनों एक हो गई थी। वैसे इतनी जल्दी नीलम जी अपनी बहू के प्रति एकदम से उदार नहीं हो गई थी, बल्कि दोनों को एक मत होने में काफ़ी समय लगा था। चूँकि मामला उनके आराम का था और उन दोनों ने ये मुहिम घर के पुरुषों के खिलाफ छेड़ रखा था, इसीलिए दोनों एक हो गई थी और दोनों में फिर से थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो रही थी। इधर राहुल और रामशंकर जी को पता भी नहीं चला कि अचानक घर में इतनी शांति कैसे रहने लगी, घर का माहौल इतना अच्छा कैसे रहने लगा। दरअसल सलोनी और नीलम जी उनसे भी काम करवाने लगी थी, लेकिन उन लोगों को एहसास नहीं होता था। नीलम जी और सलोनी जब रामशंकर जी और राहुल को घर का कोई काम बताती और दोनों कर देते, तो उनकी बहुत तारीफ भी कर देती। इससे दोनों पुरुष बड़े उत्साह और खुशी से घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। कभी कभी तो नीलम जी तो कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर देती थी। जैसे वो रामशंकर जी से कहती, आपने उस दिन कितनी अच्छी चाय बनाई थी कि अब तक उसका स्वाद नहीं भूल पाई मैं। तब से अपने हाथ की या बहू के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। बस तारीफ से खुश होकर रामशंकर जी चाय बना लाते, उन्हें पता ही नहीं चला कब सुबह की चाय की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इधर सलोनी भी कहाँ कम थी, ऊपर से सास से सीख सीख कर और भी ट्रेंड होती जा रही थी। नॉन वेज राहुल बहुत अच्छा बना लेता था, बस उसकी प्रशंसा के पुल बांधकर संडे दोपहर के लंच का कार्यभार चुपके से राहुल के सिर पर डाल दिया गया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा राज के साथ खेलना, उसे कभी कभी नहलाना, ये सब अब राहुल भी कर देता था। बाबूजी का मन भी अब अखबार की जगह राज के साथ खेलने में ज़्यादा लगने लगा, जिससे सलोनी को अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिलने लगा, तो वो भी खुश रहने लगी। इस टीम वर्क में सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। मिलजुल कर काम करने से घर का काम भी सही समय पर समाप्त हो जाता और सबको अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाता था, जिससे किसी पर किसी को ना तो गुस्सा आता और ना ही ये लगता कि मुझसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। आखिर एक दूसरे का साथ देना ही तो परिवार का काम है और खुशियों के पल जब मिलते हैं तो पूरा परिवार हंसी से खिलखिलाता है। अब तो घर से प्रतिदिन राज के किलकने की और बाकी परिवार वालों के खिलखिलाने की आवाज़ आती, तो कोई समझ नहीं पाता कि इस घर की स्त्रियों ने घर की खुशियों के बनाए रखने के लिए एक ही समाधान सोचा था। आखिर ताली दोनों हाथों से ही बजती है और जीवन साथी 3.5 कदम भी साथ चलता है और दूसरा साथी अगर एक आध कदम भी साथ चल देता है तो जिंदगी का सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए सास बहू अब दोनों ये चाहने लगी थी कि उनके पति भी घर के कामों में हाथ बटाएं, और इसीलिए जब दोनों एक मत हो गई तो सारा काम सुचारू रूप से चलने लगा। परिवार भी एक हो गया था। परिवार का मतलब यही तो है, मिलजुल कर काम करना और फुर्सत के लम्हों को खुशी खुशी जीना। हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है, लेकिन कभी कभी हम समाधान तक पहुंचने में बहुत समय लगा देते हैं। आज सलोनी और नीलम जी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी और उसका साथ दे रहे थे राहुल और रामशंकर जी। अपने परिवार के काम में हाथ बटाने के लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम औरत का है तो औरत ही करे, बल्कि मिलजुल कर सबको एक साथ करना चाहिए, जिससे ज़िंदगी आसान हो सके। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। इसीलिए मिलजुल कर साथ रहें और अपनी ज़िंदगी का एक एक पल खुशी के साथ बिताएं। धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए और राज 2 साल का हो गया। सलोनी के देवर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और वहीं पर काम करने वाली एक लड़की को उसने पसंद भी कर लिया। कुछ समय के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सोनाली के देवरानी पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, फिर भी उसको घर के काम काज आते थे। शादी के बाद लगभग 1 महीने तक सोनाली की देवरानी उसके साथ रही। वो घर के काम में मदद कर दिया करती थी, जिसकी वजह से राहुल और रविशंकर जी फ्री हो गए। लेकिन फिर जब सोनाली की देवरानी वापस अपनी ड्यूटी पर चली गई तो फिर अपनी जिम्मेदारी
वापस से सभी ने संभाल ली। कोई भी त्योहार होता था तो सोनाली के देवर और देवरानी दोनों आ जाते थे और सब लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।